तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हेयर फॉल हो रहा है या बाल पतले हो रहे हैं। दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। टेल पैटर्न बॉल्डनेस में क्या होता है, बाल जो है वो जड़ से पतले होने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बालों की एक जड़ में से 3 या 4 मोटे मोटे बाल आते हैं। और हेलमेट पहनते पसीना ही बहुत आता है, तो कई लोग क्या है बहुत ज़्यादा हेयर को पैक करते हैं, फिर उसके बाद हेलमेट पहनते हैं। तो क्या हेलमेट पहनने से या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ सन से, ट्रैवलिंग में, इन सबसे भी हेयर फॉल होता है? क्राउड लड़कों में नया ट्रेंड है कि वो उस तरह से कट्स बनवाते हैं या उसमें जेल्स लगाते हैं, हेयर स्प्रेज लगाते हैं, केमिकल्स लगाते हैं। क्या इनसे भी हेयर फॉल हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज मेड टॉक्स डॉक्टर गोविंदा पे हमारे साथ है डॉक्टर शंकीला मित्तल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, 7 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस में। और आज हम इनसे बात करेंगे कॉमन हेयर फॉल मिथ्स के, मतलब जो ये लोगों के बाल गिर रहे हैं, इतने हेयर फॉल हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। लेडीज़ और जेंट्स दोनों के काम का टॉपिक है। हेयर फॉल क्यों हो रहा है, क्या हम इसको रोक सकते हैं, क्या कोई दवाइयाँ हैं, घरेलू नुस्खे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जो ये हेयर फॉल के नाम पे अनियन का तेल बिक रहा है, इस अनियन के तेल से फ़ायदा होता है नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वेलकम टू द शो मैडम। हेलो एवरीवन। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स से डील करते हैं और इन बीमारियों को ट्रीट करते हैं। तो वो तो प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं? नहीं, प्लास्टिक सर्जन जो है वो तो सर्जरी रिलेटेड, वो भी जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की सर्जरी हो गई, गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हो गई, इस तरह की चीज़ों में डील करते हैं। बट उनका स्किन या हेयर या नेल से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। अच्छा, तो अगर हमें नखूनों में दिक्कत है, बालों में दिक्कत है, तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है आपको। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या MBBS होते हैं या इसके लिए डिग्री भी होती है? नहीं, इसके लिए आपको MBBS के बाद फिर से 3 साल MD करना पड़ता है और मास्टर्स की डिग्री करके फिर आपको डर्मेटोलॉजी की डिग्री मिलती है। हम तो देखते हैं कि बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स के बाद लिखा होता है स्किन स्पेशलिस्ट। तो क्या डेंटिस्ट और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी डर्मेटोलॉजी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस हो रही है आजकल। लेकिन डेंटिस्ट एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है, ना ही उन्हें नॉलेज होती है इस चीज़ के बारे में। ये काफ़ी डिटेल में आप MD में पढ़ते हो स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, तब जाके आपको इसकी डिग्री मिलती है। तो मेरे पास तो पीछे जैसे मेरे पेशेंट्स भी हैं और कई बार हमारे घरों में भी बात करते हैं कि आजकल सैलून में जो लेडीज़ में सैलून में ही लेज़र कर देती है, पिंपल्स का ट्रीटमेंट कर देती है, बाल गिराने के लिए हेयर स्पा हो जाता है। तो क्या वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो सब ऐसी नॉर्मल ब्यूटिशियंस होती हैं जिन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है लेज़र ऑपरेट कैसे करना है, कौन सा लेज़र लेना है। मैंने तो इतनी बार देखा है पेशेंट्स आते हैं कि हम 10-10 सेशन लेज़र के करवा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ना उनके पास प्रॉपर मशीन्स हैं, ना उन्हें यूज़ करना आता है। तो एक गलत प्रैक्टिस हो रही है, जिसे जो करना है वो कर रहा है। तो अगर आपको बालों की, स्किन की या नेल्स की प्रॉब्लम है तो आपको कोई MD क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, पास ही जाना चाहिए। ठीक है। तो आपने अपना डर्मेटोलॉजी कहाँ से किया मैडम? मैंने अपना डर्मेटोलॉजी MBBS और MD डर्मेटोलॉजी दोनों ही मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से किए, जो दिल्ली में मतलब इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक है। ओके, तो आपसे जो नॉलेज मिलेगी हमारे दर्शकों को वो बेस्ट मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो हेयर फॉल, आज के दिन हेयर फॉल से लोग परेशान हैं। पहले भी हेयर फॉल होता होगा, पर आज के दिन इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों बढ़ गया है? नहीं, आजकल हेयर फॉल बढ़ने का मेन रीज़न है कि एक तो अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस हो गए हैं और वो ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं कि उनके बाल पतले हो रहे हैं, टूट रहे हैं। साथ साथ केमिकल्स का जो एक्सपोजर है वो भी इंक्रीज़ हो गया है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, लाइफस्टाइल खराब हो गया है, जिसकी वजह से, क्यूमुलेटिव रीजंस की वजह से हेयर फॉल पहले से बढ़ चुका है। तो ये जो हेयर फॉल है, ये मर्दों में और औरतों में सेम रीज़न से होता है या अलग अलग रीज़न से होता है? मेल्स में और फीमेल्स में जो हेयर फॉल के कारण है वो बहुत ही अलग हैं, और कुछ कारण है जो सेम भी होते हैं, पर ज़्यादातर दोनों के बहुत ही अलग अलग कारण हैं। तो आप बताइए, मर्दों में हेयर फॉल क्यों होता है? जैसे मेल्स में जो हेयर फॉल है, सबसे कॉमन कारण जो है वो एक जेनेटिक फैक्टर्स है कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को, चाचा, मामा, रिश्तेदारी में किसी को बाल पतले होने की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है। पर सिर्फ जेनेटिक कारण ही मेन नहीं है, और भी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, कि स्मोकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई उनके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिम सप्लीमेंट्स, वेट गेनर्स चल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा
स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल होने लगता है। जबकि फीमेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो जेनेटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कि अगर उनको कुछ हार्मोनल चेंजेस है, जैसे पीसीओडी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस कारण से हेयर फॉल होने लगता है। साथ ही फीमेल्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे आयरन कम होना, B12 कम होना, ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ही बहुत कॉमन कारण है जिस वजह से हेयर फॉल होता है। तो अगर किसी आदमी को या किसी औरत को हेयर फॉल हो रहा है तो उसको ऐसी क्या चीज़ें वो मतलब ढूंढने अपने आसपास जिसकी वजह से उसको हेयर फॉल हो रहा हो सकता है, मतलब क्या चीज़ें हैं जो वो घर पे ही चेंज कर सकते हैं या अपनी डाइट में या लाइफस्टाइल में देख सकते हैं जिसको चेंज करने से उनका हेयर फॉल कम हो जाएगा या रुक जाएगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हेयर फॉल हो रहा है या बाल पतले हो रहे हैं, दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि फॉल के कारण अलग होते हैं और बाल पतले होने के कारण अलग होते हैं। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो फिर ये भी देखना है कि नया नया हेयर फॉल शुरू हुआ है या बहुत समय से चला आ रहा है। अगर नया नया हेयर फॉल है, 2-3 महीने से ही स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादातर उसका कारण होता है कि आप कुछ बीमार पड़े हो पिछले 6 महीने में। अगर आप आज बीमार पड़ते हैं, जैसे टाइफाइड, डेंगू या तेज़ बुखार जैसी कोई दिक्कत होती है, तो 3 महीने के बाद जाके आप हेयर फॉल अनुभव करने लगते हैं। Okay. तो अगर आप बीमार पड़े हैं तो वो एक बहुत कॉमन कारण बन जाता है। उसके अलावा नया नया हेयर फॉल शुरू हुआ है तो क्या आपका स्ट्रेस लेवल पहले से बढ़ा है या कोई डेफिशिएंसी डेवलप हुई है जिस वजह से हेयर फॉल होने लगा हो, तो पहले तो उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अगर बहुत समय से हेयर फॉल चले आ रहे हैं, 1 साल 2 साल हो गया हेयर फॉल होते हुए, तो फिर इस तरह के कारण कम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और हार्मोनल चेंजेस देखना ज़रूरी हो जाता है कि वज़न तो नहीं बढ़ रहा है, पीरियड्स फीमेल्स के अंदर पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हेयर फॉल के साथ साथ चेहरे पर अनचाहे बाल तो नहीं आ रहे हैं, पिंपल या मुहासे तो नहीं हो रहे हैं। इन सब का मतलब है कि साथ में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा है। कुछ कॉमन क्वेश्चन, जैसे क्या कंघी करने से या कोई ये कहते हैं कि बहुत टाइट बाल पीछे रखने से, चोटी बांधने से हेयर फॉल हो जाता है, या कंघी के स्टाइल से, ऐसा कुछ है? मतलब नहीं, ऐसा होता है। अगर आप बहुत टाइट पोनी बांधते हैं तो उसकी वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया का मतलब है कि यहाँ साइड से जो बाल है वो पतले होने लगते हैं और जो आपकी हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ जाने लगती है। और कंघी करने से मतलब जेंटल ब्रशिंग अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही हार्ड ब्रश से ब्रश करते हैं और ड्राई बालों पर या गीले बालों पर तेज़ तेज़ करके कंघी करते हैं, तो उस वजह से थोड़े बहुत बाल टूट सकते हैं। बट कंघी का एज सच हेयर फॉल से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। शैम्पू और साबुन, कई लोग साबुन से ही बाल धो लेते हैं, कई लोग स्पेशल शैम्पू लेके आते हैं, तो क्या साबुन से बाल धोने से हेयर फॉल होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब शैम्पूज का बहुत कम रोल है हेयर फॉल में, और ये जो मार्केट है जिसमें कहते हैं कि ये शैम्पू लगाओ हेयर फॉल रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। शैम्पू से बस इसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि बालों का टेक्सचर कैसा है। बाल अगर ड्राई हैं तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा साबुन लगाओगे तो और ड्राई हो जाएंगे, और अगर शैम्पू आप माइल्ड वाला लगा रहे हैं तो बालों में शाइन बेटर रहेगी, ये सॉफ्ट रहेंगे। पर बाल टूटने का और शैम्पू और साबुन का कोई संबंध नहीं है। आप कोई भी शैम्पू लगाएंगे उससे बाल टूटने पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं कि लोग अपने बाल कैसे धोए कि उनको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम ना आए? एक तो मैंने देखा है कि जब लोगों को हेयर फॉल होने लगता है तो वो बाल धोना ही बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ हफ्ते में 1 बार बाल धो ताकि बाल टूटे नहीं। तो आपको अपने बालों को क्लीन रखना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन या एटलीस्ट 2 दिन के गैप पे तो अपने सर को धोएं ताकि हेयर क्लीन रहे, क्योंकि क्लीन बाल होंगे तो वो कम टूटेंगे। और जैसे कहते हैं कि तेल की चम्पी, तेल की मालिश, कोकोनट ऑयल लगा लो, आजकल ये अनियन ऑयल आ गया, अनियन ऑयल लगा लो, तो क्या तेल लगाने से या तेल की मालिश करने से हेयर फॉल बढ़ता है या कम होता है? सी अगेन, हेयर फॉल और तेल की मालिश का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तेल हमें मदद करता है कि हमारे बाल जो है उसमें स्प्लिट एंड्स नहीं हो, बाल बीच में से नहीं टूटे, बालों की एक शाइन बनी रहे और स्मूथनेस बनी रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम बालों के नीचे मतलब लेंथ पे तेल लगाएं और सर के ऊपर चम्पी करने पे ज़्यादा जोर नहीं दें। और अगर आप सर के अंदर तेल लगा भी रहे हैं तो आधा 1 घंटा ज़रूरत से ज़्यादा है, उसके ऊपर तेल लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो लोग पूरे पूरे दिन या रात में कहते हैं कि रूट्स में तेल लगाते हैं एकदम, जो पार्लर वाले सैलून वाले कहते हैं कि रूट्स में ऑयल लगाते हैं, नहीं, उससे हेयर फॉल का कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि लेंथ पे तेल अच्छे से लगना चाहिए जब आप तेल लगा रहे हैं, ताकि बालों में शाइन आए, बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं हो। पर तेल लगाने से बाल टूटना कम होगा ऐसा नहीं होता है। तो बस आप बालों की शाइन के लिए आधा घंटे के लिए भी तेल लगा के रखें और धो देंगे, उतना काफ़ी रहेगा। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे बालों की थिनिंग हो रही है, तो मेरा जो सैलून है वो कहता है आप अपने बाल गंजे हो जाओ, गंजे हो जाओ, उससे फिर और घने बाल बाद में आएंगे। तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन है? ये भी एक मिथ है। जब हम गंजे हो जाते हैं
बस हमें दिखना बंद हो जाता है कि बाल टूट रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बाल जो है वो जड़ से एक बार के लिए निकल जाते हैं तो 3 महीने तक जब तक बाल लंबे होंगे ही नहीं आपको पता नहीं चलेगा टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे। पर जब 3 महीने बाद बाल वापस आते हैं तब वो वैसे ही होते हैं या फिर उससे और कम हो जाते हैं, क्योंकि समय के साथ और थिनिंग हो गई है। नहीं तो वो कहते हैं कि आप अगर बार बार इसको छिलवाओगे तो नए फॉलिकल्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बार बार छिलवाने से नए फॉलिकल्स नहीं आते हैं, बस आपको कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है कि बाल टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे। तो बाल छिलवाने में आपको अच्छा लगेगा कि पता नहीं चल रहा है बाल टूट रहे हैं कि नहीं, पर आपके बालों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वक्त के साथ अगर वो पतले हो रहे हैं तो वो फिर भी पतले होते रहेंगे। तो ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या होती है? एक पेशेंट कहते हैं जी पूरे शरीर पे तो बहुत बाल है, खाली यहाँ के बाल गायब हो गए, तो उसका वो क्या रीजन है, वो क्या है? मेल पैटर्न बॉल्डनेस में क्या होता है, बाल जो है वो जड़ से पतले होने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बालों की एक जड़ में से 3 या 4 मोटे मोटे बाल आते हैं, पर मेल पैटर्न बॉल्डनेस में वो 3 से पहले 2 होने लगेंगे, फिर 1 हो जाएगा और फिर वो एक बाल ही पतला होते होते वो इतना कम हो जाता है कि वो दिखना ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हेयरलाइन पीछे जाने लगती है, यहाँ पे गंजापन आ जाता है और नीचे का सर दिखने लगता है। तो मेल पैटर्न हेयर लॉस का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो फैमिली हिस्ट्री है, कि आपकी फैमिली में किसी को थिनिंग है कि नहीं। अगर आपके चाचा, मामा, पापा किसी में भी थिनिंग रह चुकी है कजन्स में, तो चांसेस है कि आपको भी मेल पैटर्न हेयर लॉस हो सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिश्तेदारी में किसी को भी थिनिंग ना हो और आप पहले इंसान भी हो, उसमें भी वो जीन्स में इनक्रिप्टेड चला हुआ आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको थिनिंग होने लगती है। पर ये कहते हैं कि आजकल की मेल पैटर्न बॉल्डनेस ये ओवर मास्टरबेशन से या सेक्सुअल वीकनेस से पैटर्न बॉल्डनेस होता है, ऐसा का कोई रिलेशन है आपस में? मेल पैटर्न हेयर लॉस का रिलेशनशिप हार्मोनल चेंजेस के साथ है। जैसे अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बढ़ने लगता है, अगर आपका वजन बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाएगा, फिर वो DHT लेवल्स बढ़ाने लगता है और थिनिंग होने लगती है। तो जो भी चीज़ें आपकी ये हार्मोनल इम्बैलेंस को क्रिएट करेंगी वो थिनिंग बढ़ा सकती हैं। एक और मिथ है या सच्चाई है, कई बार जैसे आजकल हेलमेट का यूज़ है, तो कई लोग कहते हैं कि हेलमेट पहनने से बाल गिर रहे हैं। दिल्ली में हेलमेट पहनना कंपलसरी है बाइक मोटरसाइकिल पे, और हेलमेट पहनते पसीना ही बहुत आता है, तो कई लोग क्या है बहुत ज़्यादा हेयर को पैक करते हैं फिर उसके बाद हेलमेट पहनते हैं। तो क्या हेलमेट पहनने से या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ सन से ट्रैवलिंग में इन सबसे भी हेयरफॉल होता है? नहीं, हेलमेट पहनने से हेयरफॉल पे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये कि अगर बहुत ही टाइट हेलमेट पहन रहे हो तो उसकी वजह से बाल खिंच रहे हैं तो वो ट्रैक्शन एलोपेशिया कर सकता है, पर से हेलमेट पहनने से हेयरफॉल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और धूप की वजह से भी हेयर फॉल नहीं होता, पर हाँ आपके बाल जल्दी सफ़ेद पड़ सकते हैं और ड्राई हो जाते हैं अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, बट हेयर फॉल पे फ़र्क नहीं पड़ता। स्मोकिंग, अल्कोहल? स्मोकिंग की वजह से आपका हेयर फॉल बहुत तेज़ हो जाता है। जैसे अगर आपका हेयर फॉल, अगर आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस भी है और थिनिंग, आप कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पापा को तो 40 पे थिनिंग हुई थी, उनको तो 45 पे थिनिंग हुई थी, तो मुझे जल्दी क्यों हो रही है? तो स्मोकिंग से जो स्पीड है वो 10 गुना बढ़ जाती है और जो चेंजेस आपको 5 से 10 साल बाद आने थे वो और जल्दी आने लगते हैं। और अल्कोहल की वजह से थोड़ी बहुत अल्कोहल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो, आपके लिवर एंजाइम्स डिरेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपकी थिनिंग को और तेज़ कर सकता है। अच्छा, फिर एक है आजकल जो क्राउड लड़कों में नया ट्रेंड है कि वो उस तरह से कट्स बनवाते हैं या उसमें जेल्स लगाते हैं, हेयर स्प्रेज लगाते हैं, केमिकल्स लगाते हैं, क्या इनसे भी हेयर फॉल हो सकता है? नहीं, इन चीज़ों से वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है हेयर फॉल पे। बस अगर आपको उन केमिकल्स से अगर इचिंग हो रही है, एलर्जी हो रही है, रेडनेस आ रही है, तो उस एलर्जी की वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो ऐसे आप 4 या 5 टिप्स बताएं जो वो घर पे कर सकते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाने में तो मतलब डरते हैं लोग डॉक्टर पे जाने पे। जाने से पहले क्या कुछ चीज़ें हैं जो वो घर पे 4 या 5 चीज़ें, इससे उनको कुछ फ़ायदा अपने हेयर लॉस में हो सकता है, चाहे वो डाइट हो, न्यूट्रिशन हो, कोई सप्लीमेंट हो, कोई ऑयल हो, वो मेरे बता पाएंगे उनको। एक तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो पहले थोड़ा सा उसके कारण को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको दिख ही रहा है कि कोई कारण है, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल ख़राब है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। उसके अलावा अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे फीमेल्स में काफ़ी बार आयरन की कमी निकलती है, तो आप पहले से आयरन सप्लीमेंट्स, B12 सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कवर हो और हेयर फॉल इम्प्रूव हो। आप रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, स्पेशली कार्डियो, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो। और साथ में डाइट के अंदर प्रोसेस्ड फूड, आलू, मैदा, मीठा, इन सबको कम करिए, बिकॉज ये सब चीज़ें हार्मोनल चेंजेस करके आपका हेयर फॉल बढ़ा सकती हैं। साथ में रोज़मेरी ऑयल आता है जो हेयर फॉल रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, तो आप रोज़मेरी ऑयल को
कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके अपने हेयर पे लगा सकते हैं। हेड वॉश से 2 घंटे पहले अगर आप लगाते हैं उसको रेगुलरली, मतलब आपको ये डेली करना पड़ेगा, तो वो 2% मिनॉक्सिडिल के इक्विवेलेंट वर्क करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो उसको अगर आप डेली बेसिस पे लगाते हैं तो अर्ली हेयर फॉल को कंट्रोल करने में वो साइंटिफिकली प्रूवन है। साथ ही कुछ पैटर्न ऑफ हेयर लॉस, जैसे कि अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा का एक सिंगल पैच आया है और या फिर कहीं से थिनिंग होनी स्टार्ट हुई है, तो उसके ऊपर कैस्टर ऑयल भी देखा गया है कि इफेक्टिव है। साथ में अनियन एंड गार्लिक का भी घर में पीस के जो लोग जूस बनाते हैं वो अर्ली हेयर लॉस एज वेल एज सिंगल पैच हेयर लॉस में साइंटिफिकली इफेक्टिव पाया गया है, क्योंकि वो थोड़ी सी इरिटेशन क्रिएट करता है हेयर में। इरिटेशन क्रिएट करके वो बालों का ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है और हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है। जिंक एंड फोलिक एसिड, हाँ, जिंक एंड फॉलिक एसिड ऑल्सो हेल्प, बट मतलब उससे बेटर है कि कुछ बायोटिन विद अमीनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स आते हैं। लोग सिर्फ बायोटिन लेते रहते हैं, उससे बेटर है कि बायोटिन और साथ में अमीनो एसिड, उसमें जिंक, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से फायदा होता है? प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन बढ़ाने से फ़ायदा होता है, जैसे कि पनीर बढ़ा दिया डाइट में, थोड़ा सोया बढ़ा दिया, लेकिन वे प्रोटीन नहीं लेना है ज़्यादा, क्योंकि वे प्रोटीन अगेन हार्मोनल चेंजेस ट्रिगर करके हेयर थिनिंग बढ़ा सकता है। हेड मसाज, कई लोग आजकल इलेक्ट्रिक मसाजर आते हैं हेयर, वो नहीं, फायदा हेड मसाज से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ब्लड सप्लाई बढ़ती है स्कैल्प की? ऐसा नहीं है, मतलब हेड मसाजर्स से आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, फील गुड फैक्टर आएगा, बट हेयर फॉल नहीं कम होता है। ठीक है। इतने सारे नुस्खे आते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अंडा लगा लो, दूध लगा लो, बियर लगा लो, दुनिया में हर खाने का सामान लगा लो। तो आपका फेवरेट नुस्खा क्या है जो आपको लगता है एक्चुअली काम करता है? जो मेरा फेवरेट नुस्खा है वो हेयर फॉल से ज़्यादा आई से हेयर शाइन के लिए वर्क करता है। जैसे कि अगर आप अंडा ले रहे हो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, येलो वाला पार्ट निकाल देते हैं और वाइट वाला खाते हैं। तो जो येलो वाला पार्ट है उसके अंदर बहुत सारे फैट्स होते हैं, तो वो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो घर में बचत भी हो जाएगी। आप अंडे का येलो वाला पार्ट ले, उसको फेंट ले, उसमें थोड़ा सा दही और शहद मिक्स कर ले और उसको सर्द होने से पहले अच्छे से लेंथ ऑफ हेयर पे लगा के 1 घंटे के लिए रख दे और तौलिए में हल्का सा गर्म पानी करके निचोड़ के उस तौलिए को बांध लें। तो उससे अच्छे से जो वो न्यूट्रिशन है बालों के अंदर चला जाता है और जब आप उसको वॉश करते हो तो वो बालों को अच्छी शाइन देने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब तो हो गई बात नुस्खों की और घर की ट्रीटमेंट की। अब हम आते हैं जहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट की एंट्री होती है। सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो आज के दिन नॉन सर्जिकल, मतलब आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का ज़माना है। मैंने देखा है कि पेशेंट कहते हैं डॉक्टर सीधा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बोल देते हैं। तो पहली बात तो क्या हर मरीज को ज़रूरत है हेयर ट्रांसप्लांट की, या कुछ पेशेंट्स? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर 100 लोगों को हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें से किसी एक को ज़रूरत होगी हेयर ट्रांसप्लांट की। वो भी जो बहुत एंड स्टेज में होते हैं। शुरुआत में तो हेयर ट्रांसप्लांट का कोई रोल नहीं है और आपको हेयर फॉल के कारण को ठीक करना है। आजकल तो मैंने देखा है कि इवन थोड़ा सा भी थिनिंग है तो कहते हैं 100 ग्राफ्ट लगवा लो, इस एरिया को डेंस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक तो लोगों को लगता है कि वो अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे तो उनके बाल टूटना रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो बाल टूट रहे हो तो फिर भी टूटते रहेंगे। आपने आज 100 बाल लगवा भी लिए, कल जो बाकी 1000 बाल जाएंगे उसके लिए थोड़ी ना बार बार ट्रांसप्लांट करवाते रहोगे। तो पहले तो अपने हेयर फॉल को रोकने पे फोकस करना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आजकल मैं सुनता हूँ वर्ड्स लाइक PRP, मीजोथेरेपी, ये क्या है? थोड़ा समझाएंगे कि नॉन सर्जिकल तरीके क्या है? हेयर फॉल के लिए PRP थेरेपी में हम आपका ब्लड लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्लेटलेट रिच कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। उसको बालों की जड़ों में इंजेक्ट करके लगाया जाता है, जो बालों का ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, बालों की रूट्स पे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है और वो बालों की जड़ों को मोटा करने में हेल्प करता है। तो काफ़ी पेनफुल होता होगा? इतना पेनफुल नहीं होता, क्योंकि हम इसको लगाने से पहले एक नमिंग इंजेक्शन भी देते हैं, सुन करने का इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे जो सर है वो सुन हो जाता है। तो नॉर्मली कितने सेशन इसके करने पड़ते हैं और कितने टाइम डिफरेंस पे? इसका महीने के गैप पे सेशंस होते हैं और 4 से 6 सेशंस की ज़रूरत होती है ताकि जो आपका हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो। तो इससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है या नए बाल भी आते हैं? हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है, जो जड़ें पतली हो रही हैं वो मोटी भी होती हैं और जो जड़ें अभी रिसेंट में गई हैं वो भी रीग्रो करती हैं। तो PRP इफेक्टिव है फॉर अर्ली या इवन फॉर लेट हेयर लॉस? कोई गंजा हो चुका है उसमें भी फायदा है? नहीं, PRP इफेक्टिव है जिनके बाल पतले होने शुरू हुए हैं पर पूरे खत्म नहीं हुए हैं। तो अगर आपकी जड़ें बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं तो PRP का कोई फायदा नहीं होगा। तो अर्ली स्टेज पे या फिर मिडिल स्टेज पे करवाने का फायदा है। क्या दोनों मेल्स और फीमेल्स PRP करवा सकती है? दोनों मेल्स और फीमेल्स PRP करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बस PRP करवाना शुरू कर दो। सबसे पहले कारण को ठीक करना है और फीमेल्स में जो है ज़्यादातर जो कारण है वो डेफिशिएंसीज के फॉर्म में होते हैं, तो सबसे पहले उनको ठीक करना है। अगर आप उन्हें ठीक नहीं करेंगे तो आप कितना भी PRP करा लें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा।
पीआरपी के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आप लोग अभी यूज़ करते हैं? पीआरपी के अलावा मीज़ोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। मीज़ोथेरेपी में कुछ मीज़ो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें बाहर से ही ग्रोथ फैक्टर्स एंड न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें बालों की जड़ों में लगाया जाता है और वो बालों की जड़ों को मोटा करता है। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी भी हम करते हैं हेयर्स के लिए। स्टेम सेल थेरेपी में अलग अलग जगह से स्टेम सेल्स लिए जाते हैं, जैसे कि एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल्स होते हैं जिसमें हम फैट लेते हैं, उससे नैनो फैट बनाते हैं, फिर उसका स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शंस यानी कि वो पार्ट जिसके अंदर सारे आप स्टेम थोड़ा सेल्स इसको हैं। सिंपल समझाइए क्योंकि ये वो लगता है यहाँ पर दर्शक मेरे कंफ्यूज होने वाले हैं। अच्छा, ये इसके- मीज़ोथेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी को सिंपल भाषा में समझाइए कि कैसे इफेक्ट करते हैं। मीज़ोथेरेपी में तो आप समझ लीजिए बाहर से एक सोल्यूशन है जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं और न्यूट्रिशन है बालों का, जिसको हमने बालों में इंजेक्ट कर दिया और वो बालों को मोटा करने में मदद कर रहा है। ठीक है। जबकि स्टेम सेल्स के अंदर आपकी बॉडी से हम स्टेम सेल्स निकाल रहे हैं। जैसे हमारे पेट में फैट सेल्स होते हैं, उन्हीं फैट के सेल्स के साथ स्टेम सेल्स भी होते हैं। तो स्टेम सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो नए बाल बन सकते नए हैं, बाल बना सकते तो हैं। उनको आप शरीर में से लेते हैं, हाँ, फिल्टर करके फिर लगाते फिर हैं। बालों में लगाते हैं। और मीज़ोथेरेपी मतलब कि पहले से बना हुआ सोल्यूशन हाँ। जिसको हमें बाहर से बन के आता है और उसको हम हाँ, यूज़ वो करते बना हैं। बनाया हम खरीदते हैं और उसको हम बालों में लगाते तो हैं। क्या तीनों साथ में कंबाइन भी कर सकते हैं कि पीआरपी, जैसे- मीज़ोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी? जैसे जब हम मरीज में शुरुआत करते हैं तो हम मीज़ोथेरेपी और पीआरपी से शुरुआत करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी सिर्फ साल में एक बार करना पड़ता है, वैसे बार बार मीज़ो और पीआरपी की तरह बार बार नहीं किया जाता, तो इसलिए वो फ़ायदेमंद है कि आपको बहुत बार बार नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आपने हार्मोन थेरेपी दे ली, आपने ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया, आपने पीआरपी कर लिया, कुछ समय फ़ायदा हुआ पर फिर धीरे धीरे बालों का कंप्लीट लॉस हो चुका है। तो फिर ये हेयर ट्रांसप्लांट कब सही है और हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट तब सही है अगर आपके जो बाल हैं वो जड़ें एकदम पतली हो गई हैं, इतनी पतली हो गई कि वो दिख ही नहीं रही हैं। अगर जड़ें इतनी पतली हो गई हैं तो ना पीआरपी असर करेगा ना कोई लोशन असर करेगा, तो उस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट करना फ़ायदेमंद रहता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, पीछे के बाल तो सही हैं पर आगे की हेयर लाइन पीछे चली गई है, तो अब कुछ भी करके फिर उसको वापस आगे लाना है तो हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। या आपने देखा होगा कितनी बार पीछे से गंजापन आ जाता है और वर्टेक्स खाली हो जाता है, तो उसके लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। वर्टेक्स मतलब? वर्टेक्स यानी कि ये जो Crown। क्राउन वाला एरिया है ना, वो खाली हो जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बाल कहाँ से लेते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम पेशेंट के ही बाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम सर के पीछे से बाल लेते हैं। जैसे जब हम देखते हैं कोई गंजा हो जाता है तो पीछे के बाल नहीं उड़ते, क्योंकि वो जो बाल है वो DHT से सेंसिटिव नहीं होते और वो पतले नहीं होते, तो सबसे पहले तो हम वहाँ से बाल लेते हैं। वो बाल अगर कम रहते हैं तो हम दाढ़ी से बाल लेते हैं, क्योंकि दाढ़ी के बाल काफ़ी मोटे होते हैं और अच्छी डेंसिटी दे सकते हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के शरीर पे कैसे बाल हैं, अंडर आर्म पे कैसे बाल हैं, हम बॉडी के बाकी हिस्सों से भी बाल ले सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में दो टेक्निक्स होती है, फुट और FUT और FUE। हाँ जी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? FUT के अंदर हम एक पतला स्ट्रिप लेते हैं हेयर का, मतलब पीछे से पूरा एक स्किन का एक स्ट्रिप काट दिया बालों के साथ, फिर उसमें से एक एक बाल अलग किया और उस एक एक बाल को अलग करके हमने सर में लगाया। जबकि FUE के अंदर हम बस एक एक बाल निकालते हैं, तो Okay। उसके अंदर कोई एक लंबा स्कार नहीं आता, जबकि एक एक बाल सर के पीछे से निकाल लिया जाता है। तो FUT और FUE डोनर एरिया में डिफरेंस है, हाँ। इम्प्लांटेशन सेम है, इम्प्लांटेशन सेम है, लगाने का तरीका सेम है, बस बाल कैसे निकालेंगे वो तरीका अलग तो है। रिजल्ट बेटर किसमें है? क्योंकि रिजल्ट वाइज क्या है कि आगे तो रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, पर पीछे जो दिखेगा उसमें अंतर आएगा। FUT के अंदर एक पीछे एक लंबा ना निशान आ जाता है, तो अगर आप बाल छोटे रखते हैं तो दिखाई देगा कि यहाँ से एक पतली स्ट्रिप ली गई है हेयर की और यहाँ से बाल निकाले गए हैं। जबकि FUE में क्योंकि एक एक बाल निकाला जाता है, उसमें भी हम गैप देते हैं ताकि आसपास के बाल उस डॉट जितने निशान को कवर कर ले, तो पता नहीं चलता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, और कोई अगर आपको क्लोजली भी देखे तो नहीं समझ पाएगा कि कहाँ से बाल लिए गए हैं। ओके। तो हेयर ट्रांसप्लांट में सक्सेस रेट क्या होता है? हेयर ट्रांसप्लांट में सक्सेस रेट अच्छा है। जितने भी बाल लगाए जाते हैं उसमें से मोर देन 90% जो हेयर हैं वो सर्वाइव करते हैं और टेकअप हो जाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ कराया जाए? अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो सोच रहा है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो पहले तो सही डॉक्टर कौन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करता है? आजकल तो हेयर ट्रांसप्लांट मैंने देखा है कि इवन सलॉन्स में होना स्टार्ट हो गया है, तो क्या है ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर से कराया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट तो डॉक्टर से ही करवाना है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले बहुत सी चीज़ें हैं जो चेक की जाती हैं। आपके ब्लड टेस्ट देखे जाते हैं, सब ठीक है कि नहीं, BP ठीक है कि नहीं, क्या दवाइयाँ चल रही हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रॉपर OT सेटअप में हो, जिसमें प्रॉपर स्टेरिलिटी हो, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्रॉपर यूज़ किए जाए ताकि इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि अगर एक प्रॉपर सर्जरी है जिसे अगर ध्यान से नहीं किया जाए तो
पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट इज बेटर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन? आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लास्टिक सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों को ही चूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स मोर कि कौन सा डॉक्टर है जिसके पास आप जा रहे हैं वो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट्स कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो मतलब प्लास्टिक सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों ही ट्रेंड होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने में। तो हेयर ट्रांसप्लांट में अप्रॉक्सीमेट रिकवरी पीरियड क्या होता है? हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें टोटल 1 दिन चाहिए होता है। अगर ग्राफ्ट का नंबर ज़्यादा है तो 2 दिन, तो उतना टाइम काफ़ी होता है। उसके बाद हम दूसरे दिन पे जो है हेड वॉश करवा देते हैं, मतलब आपका सर धुलवा देते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते तक आप खुद से सर धोते रहते हैं। आप अपने काम पे जाना चाहे तो 2 दिन बाद ही शुरू कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो कैप पहनते हैं और क्या पेन भी बहुत होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेन नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी हम नमिंग इंजेक्शन दे देते हैं, तो पेशेंट्स को काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। और तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जैसे आप ऑफिस जाएंगे तो ऑब्वियसली देखने में अजीब लगेगा। तो क्या कैप पहन सकते हैं उसके बाद? कैप पहन सकते हैं, पर नॉर्मल कैप की जगह बेंडानास प्रेफर करते हैं, जो कपड़े का बांध सकते हैं पीछे जस्ट आफ्टर सर्जरी। पर 2 हफ्ते के बाद आप कुछ भी करिए, चाहे उस तरह भी लगवा लीजिए, तब भी वो बाल कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, वो एक बार में इम्प्लांट हो गया तो उसके बाद फिर 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के आप बाद कुछ भी करिए, उन बालों से कटिंग कराइए, उस तरह मरवाइए, कुछ नहीं होगा, फिर वो वहीं रहेंगे। ओके। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बालों की लाइफ कितनी होती है, मतलब कितने साल चल जाते हैं? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट के बाल जो है वो परमानेंट होते हैं, वो वक्त के साथ पतले नहीं होते या वो जाते नहीं है। जैसे हमारे पीछे के बाल हैं जो नहीं पतले हो रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे, तो बाकी उड़ जाएंगे आसपास के, अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका ध्यान तो रखना तो जरूरी है। अच्छा, जो नेचुरल बाल आपके हैं वो जा सकते हैं, हाँ, पर जो ट्रांसप्लांट बाल है वो रहेंगे। वो रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक दवाई है जो हेयर फ्लॉस के लिए कॉमनली मर्दों में दी जाती है, फिनेस्ट्राइड, और उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है क्योंकि आजकल बहुत लोग कहते हैं कि फिनेस्ट्राइड लेने से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो आपका क्या इस पे विचार है फिनेस्ट्राइड? एक तो जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है मेनली डीएचटी की वजह से होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बॉडी में जाके डीएचटी में कन्वर्ट हो रहा है और डीएचटी बालों की जड़ों में जाके उसको पतला करने लगता है, और फिनेस्ट्राइड इसी टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट होने से रोकता है। तो पहली बात, वो पूरे शरीर का डीएचटी नहीं रोकता है, कुछ कुछ जगहों पे ही रोक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो सब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट्स अ वेरी सेफ मेडिसिन। प्रॉपर स्टडीज़ है जिसमें देखा गया कि पेशेंट को शुगर की गोली दी गई और बोला गया ये फिनास्टेराइड है, और दूसरे पेशेंट को फिनास्टेराइड दिया, तो शुगर की टैबलेट खा के भी जिसको लग रहा था कि उसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, उसको शुगर की गोली खा के भी लगा कि मुझे तो फिनास्टेराइड दिया है और इसलिए सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है। तो इसलिए एक तो इसका जो स्टडीज़ है उसमें काफ़ी अच्छे से प्रूवन है कि ये जो साइड इफेक्ट है इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट, और ऐसा नहीं है कि कोई भी खाएगा उसको ये प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अगर किसी को पहले से ही प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो हम फिनास्टेराइड रिकमेंड नहीं करते। एंड अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिनास्टेराइड ले सकते हैं। स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड हम फिनास्टेराइड लो डोज पे स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं कि डेली डोज पे ना स्टार्ट करके एक दिन छोड़ के एक दिन 1 mg की डोज पे स्टार्ट किया जाए। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ाई जाए। तो आपके हिसाब से फिनेस्ट्राइड एक सेफ है, पर डोज मॉडिफिकेशन, हाँ, और मेरे हिसाब से अगर आप अलर्ट रहे सिम्टम्स को और एज patient सून एज selection, डेवलप हो तो उसको बंद कर दे, तो फिनेस्ट्राइड को टॉपिकल फिनेस्ट्राइड भी आजकल आता है, तो वो भी इक्वली इफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है? नहीं, टॉपिकल फिनास्टेराइड भी आता है पर वो ओरल जितना इफेक्टिव नहीं है। ओके। बट हाँ, मतलब लेकिन वो भी मतलब जैसे मिनॉक्सिडिल पहले प्लेन यूज़ करते थे, अब मिनॉक्सिडिल विद फिनास्टेराइड बेटर माना जाता है क्योंकि वो दोनों बेनिफिट दे रहा है। मिनॉक्सिडिल का ब्लड सप्लाई भी बढ़ा रहा है, बालों को रेस्टिंग फेज से ग्रोइंग फेज में भी शिफ्ट कर रहा है, और साथ साथ डीएचटी ब्लॉकेज भी कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा हेयर फॉल पे कंप्लीट ओवरव्यू। अभी इसमें एक और नई दवाइयाँ भी आई हैं, आरसीपी कहते हैं उसको ना, रिडेंसिल कैपेक्सिल प्रोकैपिल। तो कुछ लोग मिनॉक्सिडिल जब यूज़ ही नहीं करना चाहते तो उस केस में आरसीपी को भी फायदेमंद पाया गया है। जिसके अंदर वो मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड फ्री प्रिपरेशन है जो बालों का हेयर फॉल रोकने में मदद करती है और डेंसिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। तो एक जो क्वेश्चन था जो बीच में आपने मेंशन भी किया और फिर से पूछ रहा हूँ, आजकल बहुत सारी एड्स आती है कि ये शैम्पू लगाओ बाल रुक जाएंगे, हेयर फॉल शैम्पूज, तो उसमें क्या सच्चाई है? वो हेयर फॉल शैम्पूज एक्चुअली शैम्पूज है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। कोई भी शैम्पू हेयर फॉल नहीं रोकता है। हेयर फॉल रोकने के लिए उसके कॉज को ठीक करना एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। शैम्पूज का मेन रोल सिर्फ बालों की शाइन या स्मूथनेस के लिए होता है, नहीं तो हेयर फॉल में। एक और आजकल सोशल मीडिया पे ऐड चल रही है हेयर फॉल ऑनलाइन क्लिनिक्स की। ये कहते हैं हम आपका जेनेटिक टेस्ट करेंगे और हम आपको फिर उसके आपकी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो आएगी आयुर्वेदिक में आएगी ऐसे।
तो वो अगेन वो क्या चीज़ है, वो एक्चुअली कुछ है या वो भी फिर एक वो मार्केटिंग भी गिमिक एक है? मार्केटिंग गिमिक है। मैंने काफ़ी बार पेशेंट्स की देखे हैं कि वो क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, और काफ़ी बार वही जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, बल्कि बिना कारण के लिए सर्च करें, वो सीधा मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड या फिर दूसरे DHT ब्लॉकर्स आते हैं, पंपकिन सीड, सॉ पैल्मेटो बेस्ड, वो स्टार्ट कर देते हैं बिना कारण पे वर्क करे, और इन्हीं दवाइयों का बस नाम बदल बदल के दिया जा रहा है उनमें। तो आपने देखा कि हेयर फॉल, सुना आपने कि हेयर फॉल के कई रीज़न होते हैं, हर हेयर फॉल सेम नहीं होता। हो सकता है कि जिस हेयर फॉल के लिए आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो वो हेयर फॉल सिंपल दवाइयों से और डाइटरी मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाए। तो आज के वीडियो का कंक्लूजन या जिस्ट यही है कि अगर आपको हेयर फॉल है तो सबसे पहले अपने रिस्क फैक्टर्स को देखिए और चेंज करिए, और अपने घर के पास किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। हो सकता है कि वो आपके हेयर फॉल को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करें और आपका महंगा ट्रांसप्लांट बच जाए। पर अगर आपको अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा तो डॉक्टर शंकीला मित्तल इज़ अ वेरी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल इन करोल बाग। उनके क्लिनिक का एड्रेस और फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू कैन ऑलवेज मीट हर, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैम से आपके क्वेश्चंस का जवाब नेक्स्ट सेशन में आंसर करवाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।